में पश्चिम विश्वविद्यालय के भवनों का आज सीएम नीतीश करेंगे शिलान्यास। मौके पर दोनों डिप्टी सीएम और भवन निर्माण मंत्री भी रहेंगे मौजूद। नीतीश मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर अटकलों का बाजार गर्म। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की सीएम नीतीश से मुलाकात। बक्सर गंगा नदी में तैरती हुई शव मिलने से प्रशासन में हड़कंप। आधी रात पहुंचे एसडीएम, फिर हुआ पोस्टमार्टम। मुजफ्फरपुर में मुंबई से आई विजिलेंस की टीम का छापा। नकली नमक और मच्छर मारने वाली अगरबत्ती कंपनी का किया पर्दाफाश। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मोतिहारी के चकिया में मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मोतिहारी के चकिया में मुकेश सहनी की बड़ी घोषणा जो है वो की गई है। बिहार के सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी वीआईपी पार्टी। तो देखिए, मुकेश सहनी ने ये बड़ा बयान दिया है, बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार के सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव में वीआईपी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी और मुकेश सहनी ने बड़ा बयान भी दिया है। दरअसल मौके पर उन्होंने कहा है कि बिना वीआईपी के बिहार में नहीं बन सकती है सरकार और बोचहा की जनता ने बीजेपी और जेडीयू को दिखाई औकात। इस तरीके का बयान जो है वो मुकेश सहनी की तरफ से आया है। देखिए, मुकेश सहनी की जिक्र करें, लगातार एनडीए के खिलाफ नजर आ रहे हैं, बगावती तेवर अपनाए हुए हैं और मोतिहारी के चकिया में ये बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी वीआईपी और साथ ही साथ एक बड़ा बयान उन्होंने ये भी दिया है कि बिना वीआईपी के बिहार में सरकार नहीं बन सकती है। मुकेश सहनी ने ये बड़ा बयान दिया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषेध, मुकेश सहनी ने एक बड़ा बयान दिया है, ऐलान तो किया ही है, उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि बिहार में सरकार वीआईपी के बिना नहीं बन सकती। बिल्कुल, देखिए पूजा, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कि ये बड़ा बयान दिया है, बड़ा एक तरीके से ऐलान कहेंगे कि किया है। लेकिन यह भी देखना होगा कि जब जब मुकेश सहनी एनडीए के खिलाफ बोलते हैं तो उनको मात खानी पड़ती है। अब एक बार फिर से वो एनडीए के खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं और जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 24 में बिहार में, तो उसकी तैयारी वीआईपी पार्टी पूरी पुरजोर तरीके से कर रही है। इस बात को मुकेश सहनी बता रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने एनडीए पर जोरदार निशाना साधा है और इस बात को कहा है कि बिना वीआईपी के सहयोग से बिहार में कोई भी सरकार नहीं बना सकता है। तो निश्चित तौर पे सरकार वीआईपी के सपोर्ट से ही बनाने की बात मुकेश सहनी कह रहे हैं। और मोतिहारी वो पहुंचे थे वहाँ पे और उन्होंने एक दिवसीय दौरे पर जब वो पहुंचे तो वहाँ पे लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी वीआईपी ने कह दी है, मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है। मुकेश सहनी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या हम ये माने कि जो बीते दिनों चुनाव हुए हैं इसको लेकर के जो स्थिति वीआईपी की रही, इसको देखकर मुकेश सहनी को इतना कॉन्फिडेंस आया है कि लगातार वो अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं? देखिए, कॉन्फिडेंस मुकेश सहनी का पहले से ही हाई है। इससे पहले भी हमने देखा है कि जब चुनाव वो लड़ते हैं तो उसमें उनका कॉन्फिडेंस हाई दिखता है, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं, जब परिणाम आते हैं तो उस वक्त उनकी स्थिति ठीक नहीं रहती है। अब एक बार फिर से उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही है और निश्चित तौर पे ये इसलिए भी कहा जा सकता है कि इससे पहले की स्थितियां भी हमने देखी है, किस तरीके से बोचहा उपचुनाव में बीजेपी की क्या हालत हुई थी और उसके बाद मुकेश सहनी ने जीत का जश्न मनाया था। बीजेपी हार गई थी इसलिए मुकेश सहनी ने जश्न मनाया, जबकि वीआईपी को भी हार का सामना करना पड़ा था। तो उसकी वजह से वीआईपी की कहीं ना कहीं एक कोशिश ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जहां से उतरे वहां से वो भी अपने उम्मीदवार को उतारे। इससे पहले भी मुकेश सहनी ने ऐलान किया था कि बीजेपी को हराना उनका लक्ष्य है और उसकी तैयारी वो पहले से ही कर रही है। 24 के लोकसभा चुनाव के लिए मुकेश सहनी पहले से ही तैयारी में लग गए हैं और यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें वो जीते। उन्होंने इसीलिए कहा कि पूरे 40 सीटों पर हमारे उम्मीदवार उतारे जाएंगे। पहले 11 सीटों पर से इस बात का उन्होंने जिक्र किया, तो अब उनकी कोशिश है कि पूरे 40 पर उतारे उम्मीदवार और ज्यादा से ज्यादा उनके उम्मीदवार जीते ताकि सरकार बिल्कुल की जो वो बात कह रहे हैं बनाने की, तो उसमें उनकी जरूरत पड़े। चलिए निषेध, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है लोकसभा चुनाव लड़ेगी वीआईपी पार्टी और दूसरी तरफ उन्होंने बयान भी दिया है। अगर बात करें तो उपचुनाव हुई बोचहा सीट को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बोचहा की जनता ने बीजेपी और जेडीयू को औकात दिखा दी है।
तोछा में उपचुनाव हुआ, तो वहाँ पे अकेले अपने दम पर हमने 30,000 वोट लाया और एनडीए 4 पार्टी मिलकर 45,000 वोट लाया। जो सीट हम 2020 में 12,000 वोट से जीते थे, वो सीट इस बार एनडीए प्रेजेंट एनडीए जो है वो तकरीबन 36,000 वोट से हारा। तो हमारी ताकत पूरे बिहार में है और संगठन को, पार्टी को मजबूत हम लोग कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से वीआईपी पार्टी सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में राइज कर रहा था। उत्तर प्रदेश तक पार्टी विस्तार हो गया, झारखंड तक हो गया था। एनडीए गठबंधन के जो साथी लोग हैं वो लोग ने कहीं ना कहीं रोकने का काम किया है। तो ये निषाद समाज को अपनी ताकत का एहसास हो चुका है, अभी किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है। 2025 का भी चुनाव होगा और ये तो स्पष्ट हो गया कि वीआईपी पार्टी के बगैर किसी का सरकार नहीं बनेगा। बिहार के पशु विश्वविद्यालय के भवनों का आज सीएम नीतीश कुमार शिलान्यास करेंगे। मौके पर दोनों डिप्टी सीएम और भवन निर्माण मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम 11:30 बजे होने वाला है। तो बता दें आपको कि दोनों डिप्टी सीएम और भवन निर्माण मंत्री जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे। पशु विश्वविद्यालय के भवनों का आज सीएम नीतीश कुमार उद्घाटन करने वाले हैं और सीएमओ की तरफ से ये जानकारी दी गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अचानक पटना पहुंचे। उन्होंने सीएम आवास पर जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। दोनों नेताओं की काफी देर तक बात हुई है। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि दोनों के बीच किस मुद्दे को लेकर बातें हुई हैं, लेकिन अटकलें लगाई जा रही है कि दोनों नेताओं के बीच बिहार कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। इस मुलाकात के बाद बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। बिहार में वीआईपी के 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद से मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा तेज है। सूत्रों का यह कहना है कि कुछ चेहरों पर नीतीश कुमार के साथ सहमति नहीं बन पा रही है, साथ ही बीजेपी के अंदर भी मंत्रियों के नाम पर मोहर नहीं लग पा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात के बाद बीजेपी के भीतर हलचल बढ़ गई है। और चलिए सहरसा से एक बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। आपको बता दें, निगरानी की स्पेशल विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यह बड़ी खबर निकलकर सहरसा से, जहां पर सहरसा के जेल अधीक्षक ठिकानों पर छापेमारी हुई है। सहरसा के जेल अधीक्षक के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सुरेश चौधरी के 3 ठिकानों पर छापा जो है वो मारा गया है। बड़ी खबर सहरसा से, जहां पर सहरसा और मुजफ्फरपुर स्थित ठिकानों पर छापेमारी जारी है। दरअसल आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप उन पर है और विजिलेंस की 2 अलग अलग टीमें संपत्तियों की जांच कर रही है। ये बड़ी खबर सहरसा से इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विजिलेंस के 2 अलग अलग टीम संपत्तियों की जांच कर रही है। निगरानी की स्पेशल विजिलेंस टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। सहरसा के जेल अधीक्षक के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। दरअसल जेल अधीक्षक सुरेश चौधरी के 3 ठिकानों पर छापा मारा गया है। सहरसा मुजफ्फरपुर में आपको बता दें कि छापेमारी की जा रही है और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला है इन पर। बिहार और तेलंगाना में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए चुनाव आयोग ने यह कहा है कि मतदान 30 मई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार टीआरएस सांसद बांदा प्रकाश के 2 दिसंबर 2021 को इस्तीफा देने के बाद तेलंगाना में सीट खाली हो गई है, जबकि बिहार में उच्च सदन की एक सीट 27 दिसंबर 2021 को जदयू सांसद महेंद्र
प्रसाद की मृत्यु के बाद खाली हुई थी। चुनाव आयोग ने यह कहा है कि इस चुनाव के लिए अधिसूचना 12 मई को जारी की जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 19 मई होगी। 20 मई को इसकी जांच की जाएगी। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 23 मई होगी, जबकि मतदान 30 मई को होगा। मतों की गिनती 30 मई को शाम 5 बजे के बाद होगी और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता देते हैं, जहां अवैध माइनिंग पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर, जहां अवैध माइनिंग पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। रांची में आईएएस पूजा सिंघल के आवास पर छापेमारी की गई है। तो रांची में आईएएस पूजा सिंघल के आवास पर छापेमारी हुई है। 18 अन्य जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। झारखंड के रांची और खूंटी में ये कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में भी छापेमारी जारी है। बड़ी खबर, जहां बिहार के भी मुजफ्फरपुर में छापेमारी जारी है। अवैध माइनिंग पर ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की है और रांची के आईएएस पूजा सिंघल के आवास पर छापेमारी की जा रही है। 18 अन्य जगहों पर भी ईडी की तरफ से जो छापेमारी है वो चल रही है। झारखंड के रांची और खूंटी में भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बिहार के मुजफ्फरपुर में भी छापेमारी जारी है। गंगा नदी में अचानक कई लाशें मिलने से बक्सर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बक्सर के एसडीएम धीरेन्द्र मिश्रा रात वहां पर पहुंचे। उसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 5 शवों को निकाला गया। 3 सदस्यीय मेडिकल टीम शवों का पोस्टमार्टम करने पहुंची। उसके बाद शवों को गंगा में प्रवाहित किया गया। शवों का पोस्टमार्टम करने के बाद सदर अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट भूपेंद्र नाथ ने बताया है कि सिविल सर्जन द्वारा बक्सर के राम रेखा घाट पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करने के बाद आदेश दिया गया। इसके बाद डॉक्टर घाट पर पहुंचकर पोस्टमार्टम करें। शव पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। कुछ लाशों को तो पहले से ही पोस्टमार्टम करके फेंका गया था। रुपेश हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, क्या कुछ पूरा मामला है? तो देखिए, गंगा नदी में तैरते हुए शव मिली है। इसके बाद से वहां पर एसडीएम पहुंचे, पोस्टमार्टम हुआ और इस तरीके से गंगा नदी में शव मिलने के बाद अब जांच का विषय ये बन गया है कि आखिरकार ये शव गंगा नदी में आया कहां से। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल प्रशासन जांच में जुटी हुई है। छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के गोपालवारी गांव में देर शाम दरवाजे पर मिट्टी गिराने के दौरान पड़ोसी के वर्चस्व कायम रखने के विवाद में लाठी डंडे और लोहे की रॉड से लैश होकर मारपीट कर 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया। घायल तीनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मशरक में भर्ती कराया गया है। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने घायलों का प्राथमिकी उपचार कर एक को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया है। मामले में थाना पुलिस को आवेदन दे दिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आज करीब मैंने 7 अभी कितना समय है, मैंने 7 बजने को जा रहा होगा। आधा घंटा पहले द्वार पर बैठे थे, मिट्टी गिर रही थी। हमारे बगल में उनका 4 धूर जमीन है, जबकि खतियानी के हिसाब से, चौहदी का हिसाब से उनका वहाँ बन भी नहीं रहा। इसके बावजूद भी इतना दिन से हम कहते हैं कि आप जुतिए बोइए, हमको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और उस रास्ते से मिट्टी गिरा था मेरे दरवाजा पर, 5 टेलर माटी गिरा। अभी जो अपने मार्केट से जब आए, वो आने के बाद में गाली गलौज देना शुरू कर दिए।
मुजफ्फरपुर में मुंबई से आई विजिलेंस की टीम ने नकली नमक और मच्छर मारने वाली अगरबत्ती के अवैध उत्पादन की सूचना को लेकर छापेमारी की। दरअसल मामला जिले के मनियारी थाना क्षेत्र की रामचंद्र चौक की है, जहां मुंबई से आई विजिलेंस की टीम ने नमक और मच्छर मारने की अगरबत्ती के अवैध रूप से उत्पादन को लेकर थाने के सहयोग से छापेमारी की है। वहीं टीम ने छापेमारी के दौरान 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। टीम जो है वो सूचना पाकर आई थी कि रामचंद्रा चौक और ग्राम मोहम्मदपुर में वो मच्छर मारने का स्लिप वेल अगरबत्ती नकली बनाया जा रहा है तथा वो टाटा साल्ट नमक नकली बनाया जा रहा था। उस टीम के सहयोग में थानाध्यक्ष के आदेशानुसार मैं उनके साथ सहयोग में प्रस्थान किया। मुंबई आईपीआर विजिलेंस टीम আমরা এসেছিলাম, এখানে এসে একটা বিশেষভাবে গোপন সূত্রে খবর পাই। খবর পেয়ে আমরা এখান থেকে ইনভেস্টিগেশন করি। ইনভেস্টিগেশন করে এখানে ভারী মাত্রায় টাটা ননের মানে ডুপ্লিকেট প্রোডাক্ট যেটা এখানে বিক্রি করছিল এই ফৌজি স্টোর্স থেকে আমরা এই মালগুলো পাই এবং এই দোকান থেকে আমরা স্লিপ ওয়েলেরও কিছু। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रुपेश हमारे साथ मुजफ्फरपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, पूरे मामले में क्या कुछ अधिक जानकारी है? रुपेश, इस पूरे मामले में क्या कुछ अधिक जानकारी है? तो चलिए, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल नकली नमक और अगरबत्ती कंपनी का भांडाफोड़ किया गया है और इस पूरे सूचना के बाद उत्पादन को लेकर सूचना की दी गई और इसके बाद छापेमारी हुई। दरअसल मामला जिले के मनियारी थाना क्षेत्र का है, जहां पर मुंबई से आई विजिलेंस की टीम ने नमक और मच्छर मारने की अगरबत्ती के अवैध रूप से उत्पादन को लेकर छापेमारी की है। रुपेश, हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मुजफ्फरपुर से अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रुपेश, क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल, मुंबई की विजिलेंस टीम मनियारी थाना क्षेत्र के रामचंद्रा चौक और जगह पे जहाँ पे मनियारी पुलिस की सहयोग से छापेमारी की। ये घटना कल देर शाम की है, जहाँ रामचंद्रा चौक पे मुंबई की विजिलेंस टीम और मनियारी पुलिस की पहुंचते ही पल भर के लिए हड़कंप मच गया, जब पता चला कि यहाँ पर डुप्लीकेट नमक और अगरबत्ती का उत्पादन किया जा रहा है, जिसकी सूचना पे पहुंची। वहीं विजिलेंस टीम की छापेमारी में भारी मात्रा में टाटा नमक का डुप्लीकेट और अगरबत्ती बरामद हुआ। साथ ही 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। बहुत शुक्रिया रुपेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, नकली नमक और अगरबत्ती कंपनी का भांडाफोड़ किया गया है और अब इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। बेगूसराय पुलिस ने 15 अप्रैल और 1 मई को वीरपुर थाना अंतर्गत दोनों लूटकांड का खुलासा कर दिया है। खुलासा करते हुए 3 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि तीनों अपराधी के पास से घटना में प्रयोग किए गए देसी कट्टा, पिस्टल, लूट की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। तीनों अपराधी का वीरपुर थाने में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज भी की गई थी। दोनों घटनाओं को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए मैंने एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। ये टीम लगातार अपना काम कर रही थी और कल इसमें एक बड़ी सफलता मिली है टीम को। इसमें 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मेन मास्टरमाइंड है बमकुश कुमार। ये तेंगड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पूछताछ में ये पता चला है कि इसी ने ये दोनों घटनाओं को प्लान किया था, अंजाम दिया था और इसकी निशानदेही पे 2 और इसके साथी, इसके गैंग के 2 साथी, एक का नाम करण कुमार है, एक का नाम साजन कुमार है। ये दोनों भी तेंगड़ा के ही रहने वाले हैं। इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। बेतिया के मंझौलिया थाना क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर एक व्यक्ति का सर कुचला हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक का सर बुरी तरीके से कुचला हुआ है, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। सूचना पर पहुंची मंझौलिया पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच बेतिया भेज दिया है।
सीतामढ़ी में माता जानकी का भव्य आयोजन 2016 से जानकी जन्मोत्सव आयोजित समिति के अंदर किया जा रहा है। कोरोना काल में 2 वर्ष लोग अपने घरों में ही माता जानकी का जन्मोत्सव मना रहे थे, लेकिन इस वर्ष यह कार्यक्रम अपने पुराने तरीके में भव्य रूप से मनाया जाएगा। जन्मोत्सव कार्यक्रम के आपको बता दें कि निर्मित प्रथम पूजन कार्य के रूप में अध्यक्ष पंकज कुमार मंदिर में रुद्राभिषेक करेंगे, जिसमें बाकी सदस्य उपस्थित रहकर रुद्राभिषेक में उनका सहयोग करेंगे। 9 मई को संध्या में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम का उद्घाटन जानकी जन्मोत्सव आयोजन समिति के संरक्षक सकुदेव दास महाराज दीप प्रज्वलित कर करेंगे। मंच पर समिति के संरक्षक सकुदेव दास के साथ अयोध्या से आए संत और महंत के साथ सांसद और विधायक गण भी मौजूद रहेंगे। प्रांगण में जानकी जन्मोत्सव आयोजन समिति सीतामढ़ी के ओर से भी अध्यक्ष होने के नाते पूरी टीम की ओर से आपको जय सिया राम। 9 एवं 10 मई 9 मई सोमवार 9 मई 2022 दिन सोमवार, 10 मई 2022 दिन मंगलवार को हमारी समिति जानकी जन्मोत्सव आयोजन समिति के तत्वावधान में जानकी मंदिर प्रांगण में 9 तारीख को एक भजन संध्या रखी गई है, जो संध्या 6 बजे शुरू होगी। और चलिए फारुखाबाद से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जिला अस्पताल में एक 1.5 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव मिला है। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर फारुखाबाद जिला अस्पताल में एक 1.5 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव मिला है। जिला अस्पताल लोहिया के पीकू वार्ड में भर्ती बच्चा कोरोना पॉजिटिव आया। बच्चे की एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है। जानकारी के मिलते ही परिजन बच्चे को लेकर गायब हो गए हैं। दरअसल इस बात की जानकारी मिलने के बाद परिजन बच्चे को लेकर गायब हो गए। पीकू वार्ड के इंचार्ज ने अधिकारियों को मामले की जानकारी दी है। जिला अस्पताल लोहिया के पीकू वार्ड को सैनिटाइज भी किया गया है। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज दूसरी बार अयोध्या जा रहे हैं। इस बार मुख्यमंत्री करीब 22.5 घंटे अयोध्या में रहेंगे। सीएम का हेलीकॉप्टर राम कथा पार्क हेलीपैड पर पहुंचेगा, जिसके बाद 11:10 पर हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद सीधे अयोध्या के बेगमपुरा स्थित मलिन बस्ती में दलित बस्ती के आवास पर भोजन करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सड़कों को सुदृढ़ किया जा रहा है। वे लगभग 1 घंटे बेगमपुरा में दलित बस्ती के घर पर रहेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री के साथ स्थानीय विधायक और सांसद भी दलित परिवार के घर भोज में शामिल होंगे। सीएम योगी अयोध्या के गुप्तार घाट में विशालकाय महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री गुप्तार घाट पर चल रहे विकास योजनाओं का निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। इस दरमियान वे अयोध्या मंडल की एक समीक्षा बैठक भी सर्किट हाउस में करेंगे और सर्किट हाउस में ही मुख्यमंत्री संतों से मुलाकात करेंगे और काल रात्रि प्रवास करेंगे। गोरखपुर में 3 दिवसीय दौरे पर धर्मपाल सिंह कैबिनेट मंत्री, पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और मुस्लिम वक्फ एवं हज और नागरिक सुरक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और प्रभारी मंत्री गोरखपुर धर्मपाल सिंह गोरखपुर पहुंचे और करीब रात 9 बजे औचक निरीक्षण करने गोरखपुर रोडवेज बस स्टेशन पहुंचे। परिवहन मंत्री के अचानक बस स्टेशन पर पहुंचने से अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। परिवहन मंत्री रामपाल सिंह बस स्टेशन का बड़ी बारीकी से उन्होंने निरीक्षण किया और आने जाने वाले यात्रियों से भी पूछताछ की। उनको रोडवेज के द्वारा दी गई सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, इस तमाम बातों की उन्होंने जानकारी ली है। इस मिशन के दौरान वह संतुष्ट तो दिखे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी और सुधार की जरूरत है। आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर मैं धर्मपाल सिंह कैबिनेट मंत्री, मेरे साथ
माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। दूसरे मेरे सहयोगी संजय गंगवार, ये गन्ना राज्य मंत्री हैं। हम तीनों मंत्री यहाँ रोडवेज बस स्टैंड पर ये देखने आए हैं कि जनता की सुविधा के लिए जो बसें संचालित हैं ठीक से चल रही हैं, उनका रखरखाव ठीक है, आने जाने की व्यवस्था ठीक है, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था ठीक है और टिकट वगैरह ठीक से मिल रहे हैं। हमने पूछताछ पे भी जानकारी की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।